हेलो एंड वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल मंत्रा। और आज हम लोग कर रहे हैं पार्ट नंबर सेकंड, जो हमारे क्वेश्चन चल रहा है 1000 प्लस क्वेश्चन एनालिसिस चल रहा है। और इसके साथ आपका ये काम करेगा जिस नेट 11 दिसंबर 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए सीरीज चलाई जा रही है। इसमें क्वेश्चन आपके कुछ एमसीक्यू हैं, कुछ अदर एग्जाम के क्वेश्चन हैं, कुछ यूजीसी नेट के क्वेश्चन हैं। तो मिक्स करके आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश की जाएगी। एक्सप्लेनेशन होगा, रिटन होगा, और उसकी आप पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। जो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और एक जो छोटी सी चीज़ है कि आप आंसर को, पहले मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसका आंसर आप या तो कमेंट सेक्शन में दीजिए या फिर अपना नोट्स करते जाइए, जिससे कि आंसर मैं बाद में बताऊं तो आपको वेरीफाई हो सके आपको आता था या नहीं आता था। ये हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक है, पॉलिटिकल मंत्रा। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी पे आपको क्विजेज, पीडीएफ, शॉर्ट नोट्स सब प्रोवाइड इसी पे किए जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है। इससे पहले हमारी एक वीडियो चैनल पे हो चुकी है, आप वो जाकर देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो यूजफुल आती रहेंगी। आगे सेगमेंट में बुक्स के लिए, शॉर्ट नोट्स के लिए वीडियो आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन डिफेंस ऑफ पॉलिटिक्स जो बुक लिखी थी वो किसने लिखी थी। ये पूछा गया था आपके एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम 18 मई के जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो इन डिफेंस ऑफ पॉलिटिक्स ये बुक लिखी आपकी बर्नार्ड क्रिक ने। और बुक ये रही जो इस तरीके उनका फ्रंट वाला पेज रहेगा, बर्नार्ड क्रिक इन डिफेंस ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। इसको आप नोट्स कर सकते हैं अपने ऐड में। नई बुक है, इस एग्जाम पूछी कि शायद अगली बार यूजी नेट में पूछ दें। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे मतलब इस तरीके से अदर एग्जाम करने से क्वेश्चन पता चलता है। जैसे बुक्स जो होती हैं वो कैसी लिख के नहीं आती हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में ही आएंगी, वो किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इस तरीके से आपको देखना है। चार्ल्स फूरियर को आप जानते हैं, समाजवादी विचारक हैं। एंगल्स भी समाजवादी विचारक हैं। और आपके रॉबर्ट ओवेन भी हैं, ठीक है। तो इसके साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फेमस वर्क विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर। ये भी देखिए एचपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये देखिए कितनी बार पूछा गया, जिस नेट में 2022-21 के एग्जाम जो अभी हुए थे उनमें ये पूछी गई बुक है। और देखिए यहाँ भी पूछी गई। तो इस बुक को आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए, मेरी क्वेश्चन क्राफ्ट हो जाएंगी। कैरोल गिल्किन की इन अ डिफरेंट वॉइस बुक का नाम है, और इसको तो आप जान ही लीजिए। ये है बुक का फ्रंट पेज, ए विंडिकेशन द राइट्स ऑफ वुमेन। ब्रिटिश लेखिका दार्शनिक मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट द्वारा 1792, डेट भी याद रखना 1792। और 1790 में आई थी ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। अगर मैन आ जाए लिख के यहाँ पे तो वो होगी 1790। इन्हीं की पुस्तक है वो, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। और आधुनिक नारीवाद के आधारभूत ग्रंथों में से एक है। ज्ञानोदय के आदर्शों और फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित थी। यह कथी तर्क देती है कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से पुरुषों से कमतर नहीं, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि उनमें शिक्षा का अभाव है। अगर आप इनको पढ़ेंगे तो अगर देखा जाए तो महिलाओं के जो अधिकारों की बात चर्चा स्टार्ट होती है वो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट से स्टार्ट होती है। जेस मिल लेके आते हैं उसका कॉन्सेप्ट अपने। अगर ये देखा जाए तो किसको क्रिटिक करती हैं ये भी आपको याद रखना है। रूसो को उन्होंने क्रिटिक किया इस विषय को लेकर कि उन्होंने महिलाओं को अधिकार नहीं दिए हैं। तो इस तरीके से भी आप उनको याद कर सकते हैं कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट महत्वपूर्ण थिंकर है। बुक्स उनकी आप याद कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट उनका। पहली नारीवादी में लिखने वाली महिला लेखिका, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखना, 1792 डेट है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ये क्वेश्चन आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बहुत ही मतलब देखने वाला क्वेश्चन है। ये भी पूछा गया था एचपीएससी में। द टूल ऑफ द टूल ऑफ रियलिज्म स्टेट सेंट्रिक व्यू। ये स्टेट सेंट्रिक दिखा रहा है, ठीक है। द वर्ल्ड विच रिमेन बेसिकली चेंजलेसली टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट इन टर्म ऑफ कल्चर एंड व्हाट ही कॉज सिविलाइजेशनल डिफरेंसेस। यथार्थवाद के ऊपर दुनिया का एक राज्य केंद्रित दृष्टिकोण जो अपरिवर्तित रहता है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो देखिए, पहले तो देखिए यथार्थवाद। फर्स्ट इज द यथार्थवाद हो गया, रियलिज्म। उसके बाद अब सेंटर की बात कर रहे थे, स्टेट लेवल पे बात मतलब यूनिवर्सल पे। और जैसे सभ्यागत, जैसे देखिए इंग्लिश भी देखिए आप, सिविलाइजेशन। अगर आपको इससे कहीं पता चल रहा होगा तो आपने अगर पढ़ा होगा इसमें से किसी थिंकर को तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हिंसक संघर्ष की समझ की ओर ले जाता है। तो किस थिंकर ने ऐसी बात कही होगी, तो आपके हंटिंगटन। ये आपको बहुत ज़रूरी याद रखना है, क्योंकि हंटिंगटन देखते हैं सिविलाइजेशन का क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कॉन्सेप्ट। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जिसे बताते हैं कि युद्ध किस में होगा, सिविलाइजेशन में, सभ्यता जो होंगी सभ्यताएं उनमें क्लैशेस होगा। इसको आपको याद रखना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है। और आपको ये बताना है कि जो विलियम गॉडविन थे वो कौन से विचारक हैं
इनकी किस कैटेगरी में, जैसे हम लोग कहते हैं लिबरल करते हैं बात, कम्युनिटेरियन बात करते हैं, अनार्किज्म बात करते हैं और सोशलिज्म की बात करते हैं, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि विलियम गॉडविन किस धारा के विचारधारा के विचारक हैं। और मिल्टन फ्रीडमैन को भी आपको बताना है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने इंग्लिश में ऐड कर दी, मैं आपको समझा देता हूँ। यह कथन यथार्थवाद यानी आदर्शवाद से यथार्थवाद रियलिज्म संबंधित है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक सिद्धांत रहा है। एक स्टेट सेंट्रिक व्यू मानता है इसको, ठीक है। मूल रूप से अपरिवर्तित रहती है, जहाँ शक्ति और संघर्ष मुख्य तत्व हैं। इस मतलब बात में बताया गया है कि संघर्ष जो होता है ना, वो विशेष रूप से हिस्सा संघर्ष संस्कृति से सिविलाइजेशन के बीच अंतर पाया जाता है। इसको दिया है सैमुअल पी हंटिंगटन ने। और सिविलाइजेशन, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर 1996, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का 1996। अभी आपको ध्यान रखना है कि ये बुक आई क्यों थी। इससे पहले एक बुक लिखी गई द लास्ट मैन ऑफ हिस्ट्री वाली, बाय फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। पहले लेख लिखा, उसके बाद बुक लिखी, कहा कि अब लिबरल दुनिया आ चुकी है, मतलब लिबरल का ही, क्योंकि यूएसआर का कोलैप्स हो चुका था। अब देखा जाए तो उन्होंने ये चीज़ लिख दी, बट इसी के कहते हैं एंटीक क्रिटिक में लिखी गई ये बुक है, कि मतलब बताया गया है कि सभ्यताओं का अब क्लैश होगा। अब जैसे हम लोग समाजवादी विचारधारा को देखा आपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, कोल्ड वॉर में उदारवाद एवं समाजवाद के बीच चली यूएसए यूएसएसआर के मध्य। पर अब देखिए, जैसे ये यूएसए वर्सेस यूएसएसआर एंड हो गया 1990 के बाद से, अब कौन सी विचारधारा से उदारवाद रह गया। पर सैमुअल पे हंटिंगटन कहना था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। देखिए अब आज की डेट में कौन सी सभ्यता नहीं लड़ रही, दो सभ्यताओं के बीच मध्य चल रहे हैं, जैसे कि बाहर जितने भी देशों में चल रहा है, तो उस तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की। पहला है भविष्य के संघर्ष आर्थिक या वैचारिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सभ्यागत होंगे। दूसरा, दुनिया को उन्होंने कई प्रमुख सभ्यताओं में बांटा, जैसे पश्चिमी, इस्लामी, हिंदू, सैनिक आदि कई भागों में बांटा। इन सभ्यताओं की फॉल्ट लाइन पर होंगे और राज्य प्रमुख अभिनेता, परंतु संस्कृति और पहचान संघर्ष के मुख्य कारण होंगे। आज का मुख्य मुद्दा, आज का करंट सिचुएशन में, तो ये आप अपने ऐड कर सकते हैं। पहले तो आप बुक बिल्कुल नोट कर लीजिए, और ये वाली बुक द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर, ये पूछी जा सकती है। और सैमुअल पे हंटिंगटन की जरूर पड़ी, क्योंकि करंट टॉपिक हो जाएगा। इन्होंने वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन भी बताई, वो भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये पूछे जाने वाले टॉपिक है रेगुलर यूजीसी नेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, कार्ल मार्क्स। अगर आपने कार्ल मार्क्स को अच्छे से पढ़ा है तो कार्ल मार्क्स के इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। और इसकी चारों बुकें अपने आप में एक मतलब कॉन्सेप्ट को देती हैं। पहला है, कार्ल मार्क्स आर्ग्यू दैट द एलियनेशन इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैपिटलिस्ट ऑर्डर, द आर्गूमेंट इज मेड ऑफ द विच ऑफ द वर्क, यानी अलगाव पूंजीवादी व्यवस्था की मुख्य विशेषता है। तो आपको ये बताना था एलिनेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में, और ये किस बुक में इन्होंने रचना में दिया है। अगर आप देखेंगे तो चारों बुकें कार्ल मार्क्स की हैं, पर आप देखेंगे कि जो सबसे, अगर आप अल्थ्यूजर वगैरह को पढ़ेंगे तो उन्होंने बताया था, कहते हैं ना कि मतलब दो मार्क्स, मतलब एक तो द बैच मतलब शुरुआती मार्क्स, युवा मार्क्स और तरुण मार्क्स। तो कहने का मतलब था कि उन्होंने ये जो अलगाव वाली बातें की वो शुरुआती रचनाओं की, जैसे इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मनुस्क्रिप्ट की 1844 में ये बुक आई थी, इन्होंने इस विषय में बात की थी। फिर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उन्होंने लिखी, जर्मन आइडियोलॉजी दस कैपिटल लिखी, से द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में आई, ठीक है। इसी समय पॉलिटिकल इकोनॉमी आती है जेएस मिल की। तो इस तरीके से बुक को आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। कुछ मैंने बुक्स को, अब ये ध्यान रखना कि अलगाव पूंजीवाद का ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर सकते हैं कि अलगाव पूंजीवाद रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मनुस्क्रिप्ट के साथ में। देखते हैं कुछ बुक्स मैंने ऐड की हैं इसमें, आप अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं कि बुक कब कौन कौन सी आई, जैसे कि क्रिटिक ऑफ हीगल फिलोसफी ऑफ राइट 1843, यानी कि सबसे पहले आप याद रखना कि जैसे हीगल उसके गुरु थे तो उसने हीगल को क्रिटिक किया। दूसरा, पेरिस मनुस्क्रिप्ट आती हैं, थीसिस ऑन फायर जिसमें मैंने बात की थी अभी, और द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी ये लिखी है, प्रूदो की बुक आई थी द फिलोसफी ऑफ पॉवर्टी के एंगेस्ट में लिखी गई बुक है, वो 1846 में आई थी। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी, ये एंगल्स के साथ लिखी। द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, द एटीथ ब्रोमो लुइस बोनापार्ट, इसमें सापेक्ष स्वायत्ता की बात की है। एक ही रचना है कार्ल मार्क्स की जिसमें सापेक्षिक स्वायत्ता की बात की गई है, रिलेटिव ऑटोनॉमी की। ग्रेंडिस, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, दास कैपिटल, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, कैपिटल एंड दास कैपिटल जिसे हम लोग कहते हैं, ये दोनों बुकें उनके मृत्यु के बाद पब्लिश हुई। एक तो एंगल्स ने लिखी, उनके दोस्तों ने लिखी है साथ में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके क्या, इसके आप नोट्स में जरूर ऐड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट द इंटर स्टेट काउंसिल, यानी आईसीएस की कहने मतलब नियुक्ति कौन करता है, ये पूछा गया आपका क्वेश्चन है 11 दिसंबर 2023 को।
और अभी यूसी नेट के कुछ क्वेश्चन कर लेंगे जिससे आपको कुछ आइडिया लगेगा कि देखिए ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण थे, ये भी आपके मल्टीपल टाइम पूछे जा सकते हैं कि बीजी भी है। तो आंसर क्या होगा इसका आप कमेंट सेक्शन में जरूर देते जाएं साथ में, और बताते जाएं कि वीडियो में और कैसे क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, किस लेवल से आपको बढ़ाना है, हाई रखा जाए, बीच का रखा जाए या फिर लो में। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आईसीएस का गठन करते हैं आर्टिकल 263 के तहत, और इसे सरकारी आयोग ने रिकमेंडेशन किया था। देखते हैं कुछ इसके बारे में। इंटरस्टेट काउंसिल एक संवैधानिक निकाय है। ध्यान रखना आपको कॉन्स्टिट्यूशन अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन तो बन गया कि आईसीएस की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। सेकंड है कि संवैधानिक निकाय है पहला। आर्टिकल पूछा जा सकता है 263 के तहत। केंद्र के बीच समन्वय स्थान करता है, केंद्र सेंट्रल और स्टेट के मध्य, और राज्यों के बीच या केंद्र राज्य के बीच विवादों पर नीतियों पर चर्चा करना। सेकेंड है 1990 में सरकारी आयोग, इसे कहते हैं सरकारिया कमीशन की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया, लेकिन इसका संवैधानिक आधार रहेगा अनुच्छेद 263। रिकमेंडेशन किसने दी ये भी पूछा सकता है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 बन सकता है। अनुच्छेद 263 के अनुसार यदि किसी समय राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो, यानी कि राष्ट्रपति लग रहा है कि जनहित में एक परिषद की स्थापना की जानी चाहिए, ऐसा लिखा है, तब भारत के राष्ट्रपति ऐसी परिषद की स्थापना कर सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब इसके बारे में मैंने एक लगाया है, ये बेयर एक्ट है, इसे कहते हैं मूल प्रति होती है संविधान की, ठीक है। इसको आप समझिए कि मैंने ये वेबसाइट का लिंक दे रखा है, आप जाके बेयर एक्ट डालेंगे तब भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आर्टिकल 263 का ओरिजिनल टेक्स्ट क्या लिखा हुआ मैं आपको ये दिखाना चाहता था। आर्टिकल 263 लिखा है संविधान में, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में बंद। यदि किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि ऐसी परिषद की स्थापना से लोकहित की सिद्धि होगी जिसे 263 का काम राज्यों के बीच जो विवाद उत्पन्न हो गए हों उनकी जांच करने और उन पर सलाह देने के लिए। पहला 263 खा में कहा गया है कुछ या सभी राज्यों के अथवा संघ या एक या अधिक राज्यों के सामान्य से संबंधित विषयों के अन्वेषण उन पर विचार विमर्श। तो पहला देखिए राज्यों के बीच विवाद यानी राज्य टू राज्य, फिर राज्य और संघ के मध्य होना चाहिए 263 गांव में कि ऐसे किसी विषय पर सिफारिश करने और विशिष्टतया उस विषय के संबंध में नीति और कार्यवाही के अधिक अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करने के कर्तव्य का भार सौंपा जाए, तो राष्ट्रपति के लिए विधिपूर्ण होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसी परिषद की स्थापना करें। उस परिषद द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति और संगठन की प्रक्रिया को परिनिश्चित करे। इसी के तहत 263 के तहत आईसीएस का गठन हुआ। देखिए 3 दिए गए 263 का खा गा, और रिकमेंडेशन जब 1990 में बन गया, रिकमेंडेशन को 1990 में बना, ये ध्यान रखिए, संविधान लागू होने पर नहीं था ये, 1990 में ये आईसीएस तैयार किया गया है, ठीक है। ये बीआर एक्ट की ओरिजिनल कॉपी हो गई। अब कुछ मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया जिससे अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। पहला कंपोजिशन, इसे हम लोग कहते हैं बनता कैसे है ये। तो देखिए इसमें होते हैं आपके चेयरपर्सन में कौन कौन होगा, अध्यक्ष में भारत के प्रधानमंत्री होंगे, मेंबर में होंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, विधानसभा रहित जैसे इसमें नहीं है विधानसभा तो उसमें प्रदेशों के प्रशासक जैसे होते हैं। नामित 6 केंद्रीय, तो देखिए एक तो प्रधानमंत्री हो गए, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री, प्रशासक, कैबिनेट मंत्री 6, वो भी कौन होगा प्रधानमंत्री द्वारा। और परिषद के कामकाज में प्रमुख भागों के लिए जिम्मेदार केंद्रीय मंत्री जो भी होंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट जो भी होंगे उससे रिलेटेड वो मंत्री वहाँ पे होंगे। तो ये आपकी कंपोजिशन हो जाती है। महत्व क्या इसका है, सिग्निफिकेंस, प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। सहकारी संघवाद की हम लोग बात बढ़ाते हैं अपने संविधान के अंदर, तो वो इसी से रिलेटेड होता है। संघ और राज्य सरकारों के बीच सहयोग को मजबूती भी प्रदान करता है। पहला सहकारी संघवाद, संघ और राज्य सरकारों के बीच सहयोग, विवाद का समाधान, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी करता है। इंटर स्टेट और स्टेट टू स्टेट, इंटर स्टेट, यूनियन स्टेट दोनों में जगह पर आपके होने वाले विवादों को सुलझाता है। और पॉलिसी कोऑर्डिनेशन का काम भी करता है, राज्य और संघ सरकार के बीच नीतियों और प्रशासनिक उपायों को संरेखित भी करने का प्रयास करता है। यानी कि कोई चीज़ें अगर केंद्र सरकार से आने वाली जितनी भी योजनाएं हैं या फिर कोई उपक्रम है तो इसके तहत अगर कोई राज्य से नहीं बन पा रहा है तो इस आयोग के द्वारा या इस आईसीएस के द्वारा, और इसकी सबसे बड़ी चीज़ है ये बाध्यकारी नहीं है संस्था, इसकी जो चीज़ें हैं वो सलाहकारी प्रवृत्ति की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजी नेट पूछा गया 11 दिसंबर को ही पूछा गया था। अरेंज द फॉलोइंग केसेस इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन यूजीसी नेट या किसी अदर एग्जाम में। ये मतलब आपको चारों या ऐसे और भी केसेस हैं वो आपको पता होने चाहिए इनके रिलेटेड, इनके अंदर केस क्या हुआ, क्योंकि अब जैसे मान लेते ये पूछ लिया, आप पूछा केशवानंद भारती केस में क्या हुआ, तो इस तरीके से क्वेश्चन आस्क कर सकता है। तो पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आप ये जान लीजिए इसमें सारे एग्जाम में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही पूछे जा रहे हैं।
जैसे कि केशवानंद भारती केस कब आया, गोलकनाथ, मिनर्वा मिल्स, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण। तो सभी लोग, अगर आपने पढ़ा है तो गोलकनाथ सबसे पहले आएगा, 2-1 सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद आएगा केशवानंद भारती केस एंड इंदिरा नेहरू एंड मिनर्वा मिल्स। तो देखते हैं कैसा क्या है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1967 में आया, ये आपको ध्यान रखना, डेट है इसकी। उसका केशवानंद भारती केस आया था 1973, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजन 1975 एंड मिनर्वा मिल्स 1980। ये आपको ध्यान है, केशवानंद भारती से आया है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, जो हमारा संविधान का आधारभूत ढांचा है वो इस संविधान संशोधन से आया। केस हुआ, उसी से अमेंड हुए, चीज़ें आने लगी। और इसकी जो इंटरप्रिटेशन की है वो की है आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कहा गया था कि मतलब नहीं कर सकते हैं संशोधन मूल अधिकारों में। तो इस तरीके से आपको इसको पता होना चाहिए। मैंने कुछ इसमें हाईलाइट किए हैं, अगर आप इसमें से नहीं आपको पता है या नोट्स में आपके ऐड नहीं तो आप ऐड कर लीजिएगा। पहला, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये मैंने मामले, ये ईयर, ये की प्रिंसिपल, सिग्निफिकेंट। देखिए पहला था 1967 में मामला आता है, संसद कहती है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, ऐसा कहना था सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद संसद की संशोधन शक्ति को सीमित किया गया इस संविधान से, इस केस में लिमिटेड पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर को, ठीक है। पहला तो पूछा सकता है कि किस केस में मौलिक अधिकारों में मतलब सुप्रीम कोर्ट ने लिमिटेड कर दी थी अमेंडिंग की पावर, तो पहला हो जाएगा गोलकनाथ, जिसको ऐसे समझने को सर की। सेकेंड था केशवानंद भारती केस, मतलब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ हिस्ट्री, 1973 में आता है। लैंडमार्क जजमेंट दिया जाता है, लोकतंत्र और विधि के शासन की रक्षा करने वाला ऐतिहासिक निर्णय आता है। इसमें ये कहा जाता है कि आप अमेंड कर सकते हैं बट मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना को छोड़कर, मतलब नष्ट नहीं होनी चाहिए। अब क्या है संरचना, ये समय समय पर डिफाइन की जा चुकी हैं, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, सेकुलरिज्म, प्रस्तावना, ये सारी चीज़ें अमेंड नहीं की जा सकती हैं। तो केशवानंद भारती केस ही आया है। फिर इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस आता है 1975 का। इसमें राजनीतिक दुरुपयोग से लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा करने के लिए आया। स्ट्रक डाउन द 39 अमेंडमेंट, जुडिशियल रिव्यू एंड द फ्री इलेक्शन आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। 39 कौन रद्द किया गया, न्यायिक समीक्षा और स्वतंत्र चुनाव संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना। हुआ ये था कि राजनारायण ने केस किया कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है चुनाव प्रणाली में। इसको लेकर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट चले गए और उसमें सुप्रीम हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सुप्रीम जो जज थे, मतलब उस समय के, उन्होंने, जगमोहन लाल सिन्हा शायद थे, उन्होंने इन पर दिया कि इनको मतलब गलत ठहरा दिया था। तो ये 39 अमेंडमेंट लेके आए थे कि प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से केस काफ़ी फेमस रहा है चुनाव प्रक्रिया संबंधी में। फिर आता है 1980 मिनर्वा मिल्स यूनियन ऑफ इंडिया, बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। मौलिक अधिकारों और नीतित्वों के बीच में संतुलन संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है, ये बात कही गई। संसद शक्ति पर फिर से सीमा निर्धारित की गई। ये ध्यान रखना आपको, जैसे कहते हैं हम लोग फंडामेंटल राइट, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी, ठीक है। इसमें बात की गई बैलेंस बनाने की। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन से मतलब केस में फंडामेंटल राइट एंड DPSP को संतुलन बनाने की बात या कही गई है, तो मिनर्वा केस आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप इसमें नोट्स अपने में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग लोकसभा इलेक्शन इन इंडिया बाय द नंबर ऑफ वुमेन MPs इलेक्टेड फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट। अब ये MCQ है, क्यों बनाया, अभी आप रिसेंटली पेपर देखे यूजी नेट के, तो या फिर अदर एग्जाम जो भी हो रहे हैं उसमें क्रोनोलॉजिकल बहुत पूछा जाता है। अब ये थोड़ा पॉलिटी का पार्ट है और एक तो पूछा ही जा रहा है एग्जाम में, तो मैंने कुछ ऐड किए क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी 106 संविधान संशोधन हुआ था, महिलाओं को 33 पर रिजर्वेशन भी दिया गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पता आपको होना चाहिए कि किस समय कितनी कितनी सीटें चुन के आई थी लोकसभा चुनाव में। तो आपको बताना है 1952 में कितनी आई, 1980 में कितनी आई, 2009 में, 2019 में। तो अब देखा जाए तो अगर एक ट्रिक देखा जाए इसमें, ट्रिक ये है कि अधिकतर जो हम लोग पुराने समय से नए समय बढ़ रहे, तो संख्या बढ़ रही है, सिर्फ 2024 को छोड़कर इसमें संख्या सब घटी है। तो अगर आप देखा जाए तो 4 लास्ट में आएगा, ये पता होना चाहिए। उसी के साथ में अब इसका आंसर देखें तो आंसर यही होगा, क्योंकि वो सारी सीक्वेंसिंग में लगे थे। अब इसको देख लेते हैं। 1950 में 22 वुमेन MP बनी थी, 1980 में 28 वुमेन MPs बनी, 2009 में 59 एंड 2009 में 78। अब 2024 में कितनी MPs हैं वुमेन MP, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इससे आपको पता चलेगा कि करंटली अगर क्वेश्चन पूछा जाए कितनी, ये भी पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 2024 में वुमेन MPs कितनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्वामित्व आयोग स्कीमा। अब थोड़ा यूनिट 10 पे चलते हैं, यूनिट 10 अपने में आती है, पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड है।
और इस यूनिट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वामित्व से क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्कीम्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्वामित्व क्या थी स्कीम, और ये एमसीक्यू बनाया हुआ है, ये किसी एग्जाम में नहीं आया। स्वामित्व योजना के बारे में बताना है आपको कि क्या है इसका उद्देश्य ड्रोन तकनीक के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामित्व स्थापित करता है। क्या ये सत्य है? इस योजना को सफल पायलट चरण के बाद 2021 में देश भर में लॉन्च किया गया, ये पूछा गया। उसके बाद इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तो आपको तीनों बताने हैं, तो किसमें से कौन सा सही कौन सा नहीं है। तो आंसर इसका हो जाएगा एक, यानी कि 1 और 2 सही है। थर्ड इसका गलत होगा। इसका रीजन था पंचायती राज मंत्रालय इसको क्रियान्वित कर रहा है इस समय, और इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं कर रहा है। थोड़ा देख लेते हैं स्वामित्व योजना। स्वामित्व स्कीम एम टू एस्टेब्लिश क्लियर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इन रूरल एरियाज थ्रू ड्रोन टेक। अब है क्या, आपने कुछ समय पहले देखा हो कि ड्रोन्स गाँव में ले जाए गए, जिससे क्या था भूमि का जो कह सकते हैं कि पता नहीं थी कि ये भूमि किसकी क्या है, कहाँ पे है। तो ड्रोन की तकनीक है, उसको एक डिजिटल मैप में बनाया गया है कि जैसे इस गांव में आए तो उसको पूरा ड्रोन से कैप्चर किया, उसको बाकायदा सिस्टमेटिक डाला, जिससे कि बाद में कहीं ज़मीन का देखना हो चीज़ों को तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको मैपिंग की गई। पहला क्लियर ओनरशिप के लिए नेशन वाइड 2021, और पायलट प्रोजेक्ट था 2020 से 21 के बीच में, और 2021 में इसको फुली लॉन्च किया गया। ठीक है, ध्यान रखना 2021 स्वामित्व योजना। उसके बाद यह पंचायती राज मंत्रालय होगा, क्योंकि गांव संबंधित है योजना, इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता है। तो ये आपको बहुत ही ध्यान रखना, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना। ठीक है, और ये कब स्टार्ट हुई, 2021 में। क्या इसका वर्क है, गांव में ऑनरशिप के लिए, एक मतलब क्लियर ऑनरशिप बनाने के लिए, या फिर गांव का सर्वे टाइप का था, भूमि सर्वे इसे कहते हैं, उसको करने के लिए स्वामित्व योजना बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एमसीक्यू है, बट आपकी टेस्टिंग इसी से होगी कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तब तक आप अपना आंसर बताइए, और कमेंट सेक्शन में बताते जाइए, अपना लिखते जाइए, और जो नहीं आपको आ रहा उसको नोट्स में जरूर ऐड करते जाइए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको थोड़ी फैक्ट रिलेटेड मिलेगी, क्वेश्चन से हटके थोड़ा सा कंटेंट मिलेगा। पेपर 1 का भी क्वेश्चन दूंगा, और पेपर 2 का पॉलिटिकल साइंस का भी। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों तक अपने ऐसे फीडबैक भी बताएं कि क्या इसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। Arrange the following amendments or acts in the current chronological order: 42 amendment, right to education, 44 and GST Act। अगर आपने थोड़ा सा भी पता होगा तो 42 के बाद 44 आएगा, ये सबको पता है, तो 1-3 आएगा। ठीक है, और राइट टू एजुकेशन आपको पता है कि 2002 में आया है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, जीएसटी कब आया ये आपको बताना है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, उसी से आपको आधी चीज़ जानकारी मिल जाएगी। इसका आंसर होगा 1324। देखते हैं 42 कॉन्स्टिट्यूशन 1976 आया। अब इसका मैं थोड़ा डिटेल में देता हूँ कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहते हैं, संविधान संशोधन से, क्योंकि बहुत सारे संविधान संशोधन इसमें हुए थे। 44 में आपके 1978 में होता है, इसमें जनता पार्टी सरकार आ जाती है, तो काफ़ी सारे प्रोविज़न को वापस ले लिया जाता है 42 से। राइट टू एजुकेशन 2000 एक्ट, अच्छा एक्ट था, मैं समझ गया उसका थोड़ा सा, एक्ट था 2009 में आया था, करेक्ट था ये। मैंने जो बताया वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बताया था 86 वाला, फंडामेंटल राइट बनाया गया है 21A के तहत। और जीएसटी एक्ट आया था 2017, इंट्रोड्यूस द गुड सर्विस एक्ट, टैक्स यूनिफाइंग इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। और जीएसटी सभी बदलाव हुए हैं, तो गारंटी है कि जीएसटी रिलेटेड कुछ आपसे पूछ सकता है, डायरेक्टली नहीं पूछेगा टैक्सेस के बारे में, बट हो सकता है रिलेटेड आपसे पूछ ले इस एग्जाम में। अगला है द मिनर्वा मिल्स केस अफर्म द डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ऐसा है? सेकंड रीजन बता रहा है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट इक्वली सिग्निफिकेंट एंड कैन नॉट बी हार्मोनाइज्ड। अभी मैं इस क्वेश्चन को बता के आप इसका आंसर तुरंत बता देंगे कि ये देखिए ये वाला जो आपका स्टेटमेंट आ रहा है नहीं हो सकता है, ऐसा कहा था क्या, आप बताइए, ये चीज़ के लिए नहीं है। तो आंसर इसका होगा सी, क्योंकि आर इज फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वो गलत ही लिखा था, क्योंकि समन्वय था। द मिनर्वा केस 1918 reaffirmed the doctrine of the basic structure of the constitution, limiting parliamentary power to amend the constitution। ठीक है, तो अमेंड के लिए पावर को थोड़ा सा कैसा ही करता है। और इसका सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी पर एक दूसरे के समन्वय में काम करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 42 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। तो 42वें संविधान संशोधन से रिलेटेड पूछा गया है कि इसमें 4 स्टेटमेंट कौन कौन से सही हैं। पहला है, इसने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम कर दिया। पहला, इसने प्रस्तावना में समाजवादी धर्म के शब्द जोड़े थे।
इसने लोकसभा कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। इसने संसद को संविधान में संशोधन करने का सीमित शक्ति प्रदान की। तो आपको बताना है। तो अगर आप देखा चाहें तो 2 और 3 तो आपको लगता है कि 42 से आए थे, सबने पढ़ा, इंदिरा गांधी चीज़ें लेके आई थी, या 4th और 1 है। तो आप बताइए। देखिए, संशोधन की असीमित शक्ति ऐसा नहीं कुछ था, पावर थोड़ी बढ़ाई थी बट इतनी नहीं थी कि असीमित हो गई हो। 1 2 3 इसका आंसर होगा पहला। 42वें संविधान संशोधन ने संवैधानिक संशोधनों की समीक्षा करने की उनकी क्षमता को सीमित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम कर दिया। सेकंड, इसने संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन शब्द जोड़े? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया था, जिसको 44 से रिटर्न करके 5 ईयर कर दिया गया। जबकि गलत ये था कि संविधान संशोधन करने की संसद शक्ति को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया पर असीमित शक्ति प्रदान नहीं की थी। मूल संरचना शब्द केशवानंद भारती केस से आया। ठीक है, तो आपको याद रखना, इस तरीके से क्वेश्चन आप करते जाएंगे तो आपको रिवीजन होता जाएगा। तो आज के क्वेश्चन रखते हैं, और इसके पहले वाले एक पार्ट में क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, उसको आप वॉच जरूर करिए। नोट्स अपने ऐड बनाइए और अपने हैंड राइटन नोट्स बनाइए, ज़्यादातर यही रहता है। और टेलीग्राम पे पिछली वीडियो की PDF अपलोड कर दी गई है, इसको आप सर्च कर सकते हैं, पॉलिटिकल मंत्रा, और आपको वो वहाँ मिल जाएगा। चैनल को लाइक करिए, आप वीडियो को कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।